हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के नए समीक्षक से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ समीक्षकों से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज के समीक्षक हैं डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी। इनका जन्म वर्ष है 1958। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किस विषय को अपनी आलोचना का विषय बनाया है? ऑप्शन ए आधुनिक इतिहास, ऑप्शन बी भक्ति काव्य से लेकर हिंदी उपन्यास तक, ऑप्शन सी विदेशी साहित्य, ऑप्शन डी हिंदी कविता। प्रश्न है, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किस विषय को अपनी आलोचना का केंद्रीय विषय बनाया है? सही उत्तर होगा भक्ति काव्य से लेकर हिंदी उपन्यास तक। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शशिकला त्रिपाठी की कौन सी कृति 1995 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए स्त्री अस्मिता और कविता का भक्ति योग, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव कथ्य और दृष्टि, ऑप्शन सी उत्तर शती के उपन्यासों में स्त्री, ऑप्शन डी साहित्य की वैचारिकता। शशिकला त्रिपाठी की कौन सी कृति 1995 में प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा राजेंद्र यादव कथ्य और दृष्टि। 1995 राजेंद्र यादव कथ्य और दृष्टि शशिकला त्रिपाठी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी की कृति स्त्री अस्मिता और कविता का भक्ति योग किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2021। स्त्री अस्मिता और कविता का भक्ति योग किस वर्ष प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा 2021। इसका उत्तर होगा डी 2021, स्त्री अस्मिता और कविता का भक्ति योग। यह कृति भी शशिकला त्रिपाठी जी की कृति है। डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी द्वारा रचित आलोचनात्मक कृतियों में शामिल है राजेंद्र यादव कथ्य और दृष्टि, प्रकाशन वर्ष 1995, उत्तर शती के उपन्यासों में स्त्री, प्रकाशन वर्ष 2006, साहित्य की वैचारिकता, प्रकाशन वर्ष 2006, स्त्री अस्मिता और कविता का भक्ति योग, प्रकाशन वर्ष 2021। तो कुल 4 इनकी आलोचनात्मक कृति हैं, राजेंद्र यादव कथ्य और दृष्टि, उत्तर शती के उपन्यासों में स्त्री, साहित्य की वैचारिकता, स्त्री अस्मिता और कविता का भक्ति योग। अगले समीक्षक में हैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल। इनका जन्म वर्ष है 1959। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल से संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की कौन सी कृति 1997 में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए कथा आलोचन के प्रतिमान, ऑप्शन बी हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, ऑप्शन सी समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार, ऑप्शन डी हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की कौन सी कृति 1997 में प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला। 1997 हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला इस कृति का प्रकाशन हुआ था। यह कृति भी डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की कृति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की आलोचना का मुख्य विषय क्या रहा है? ऑप्शन ए सामाजिक संघर्ष, ऑप्शन बी स्त्री विमर्श और स्त्री लेखन, ऑप्शन सी आधुनिक नाटक, ऑप्शन डी बाल साहित्य। केंद्रीय विषय क्या रहा है आलोचना का? सही उत्तर होगा स्त्री विमर्श और स्त्री लेखन। रोहिणी अग्रवाल स्त्री विमर्श और स्त्री लेखन से संबंधित लेखिका हैं, या आप आलोचक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की कृति हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2014। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की कृति हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 2015। बी इसका सही उत्तर है 2015 हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ। रोहिणी अग्रवाल द्वारा रचित इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं, हम एक करके देख लेते हैं। हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, प्रकाशन वर्ष 1997, एक नज़र कृष्णा सोबती 1957, प्रकाशन वर्ष, इतिवृत्त की संरचना और स्वरूप 2006, प्रकाशन वर्ष, समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार 2007, प्रकाशन वर्ष, स्त्री लेखन स्वरूप और संकल्प 2011, प्रकाशन वर्ष, स्त्री की ज़मीन और स्त्री मन के उच्छ्वास 2014, प्रकाशन वर्ष, हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग
2015 प्रकाशन वर्ष। हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ 2015 प्रकाशन वर्ष। हिंदी उपन्यास समय से संवाद 2016 प्रकाशन वर्ष। कथालोचन के प्रतिमान 2020 प्रकाशन वर्ष। कहानी का स्त्री समय 2022 प्रकाशन वर्ष। एक बार पुनः हम इनकी कृतियों को देख लेते हैं। हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, एक नज़र कृष्णा सोबती, इतिवृत्त की संरचना और स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार, स्त्री लेखन स्वरूप और संकल्प, साहित्य की ज़मीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, हिंदी उपन्यास समय से संवाद, कथालोचन के प्रतिमान, कहानी का स्त्री समय। ये सभी रचनाएं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की रचनाएं थी। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर अपूर्वानंद। इनका जन्मवर्ष है 1962। इनसे संबंधित पहला जो प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर अपूर्वानंद की कौन सी कृति 2001 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए मुक्तिबोध का लालटेन होगा, बी है यह प्रेमचंद है, ऑप्शन सी सुंदर का स्वप्न, ऑप्शन डी साहित्य का एकांत। डॉक्टर अपूर्वानंद की कौन सी पुस्तक 2001 में प्रकाशित हुई हैं? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सुंदर का स्वप्न। अगला प्रश्न है डॉक्टर अपूर्वानंद किस प्रकार के आलोचक हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवादी समीक्षक, ऑप्शन बी समकालीन नाट्य आलोचक, ऑप्शन सी बाल साहित्य आलोचक, ऑप्शन डी स्त्री विमर्श आलोचक। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा मार्क्सवादी समीक्षक। अगला प्रश्न है डॉक्टर अपूर्वानंद ने किस आलोचनात्मक पत्रिका के संपादक पद पर कार्य किया है? अच्छा, वो मुक्तिबोध की लालटेन ही है, ठीक है, और यह प्रेमचंद है, ठीक है, मुक्तिबोध की लालटेन है। डॉक्टर अपूर्वानंद ने किस आलोचनात्मक पत्रिका के संपादक पद पर कार्य किया है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी साहित्य समीक्षा, ऑप्शन सी चर्चा, ऑप्शन डी किताब। सही उत्तर होगा आलोचना, ए इसका सही उत्तर होगा। डॉक्टर अपूर्वानंद आलोचना के संपादक पद पर कार्य कर चुके हैं। इनसे संबंधित रचनाओं को हम देख लेते हैं। इनकी 4 रचनाएं इस पुस्तक में दी गई हैं। पहला है सुंदर का स्वप्न, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2001। दूसरा है साहित्य का एकांत, प्रकाशन वर्ष 2008। यह प्रेमचंद है, 2021 प्रकाशन वर्ष। मुक्तिबोध की लालटेन 2022 प्रकाशन वर्ष। एक बार फिर से रचनाओं को देख लेते हैं। सुंदर का स्वप्न, साहित्य का एकांत, यह प्रेमचंद है, मुक्तिबोध की लालटेन। ठीक है, पहले मुझे लगा था वहाँ का होगा, लेकिन वो की ही है। ठीक है, अगले समीक्षक हैं डॉक्टर अरुण होता। इनका समय है 1965। और एक और चीज़ है कि अगर आपके पास हिंदी गद्य का साहित्य, ये पुस्तक अगर आपके पास पुरानी होगी तो शायद आपके पास कुछ समीक्षक उसमें शामिल ना हो। ठीक है, या अगर हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो संस्करण है मेरे पास वो इसका नवीन संस्करण है। लेकिन मैं बता देती हूँ इसका संस्करण कब आया है। 16वां संस्करण है ये, और ये 2025 में आया है। ठीक है, तो इस दृष्टि से इसमें कुछ नए समीक्षक भी जुड़े हुए हैं। आप एक बार पुराने वाला अगर आपके पास पुस्तक है या संस्करण है तो उसमें आप देख लीजिए। जो रचनाकार नहीं है तो उसे ही, या तो आप उसमें कोई एक पेज ऐड कर लीजिए या फिर अलग से नोटपैड में उसको नोट कर लीजिए आप। डॉक्टर अरुण होता है, इनका जन्म वर्ष है 1965। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है डॉक्टर अरुण होता की कौन सी कृति 2010 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए आधुनिक हिंदी कविता युगीन संदर्भ, ऑप्शन बी कविता का समकालीन प्रमेय, ऑप्शन सी भूमंडलीकरण बाजार और समकालीन यथार्थ, ऑप्शन डी समकालीन कविता चुनौतियाँ और संभावनाएं। डॉक्टर अरुण होता की कौन सी कृति 2010 में प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा
आधुनिक हिंदी कविता युगीन संदर्भ। ए इसका सही उत्तर होगा। 2010 में आधुनिक हिंदी कविता युगीन संदर्भ प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अरुण होता की आलोचना मुख्यतः किस साहित्यिक क्षेत्र में है? ऑप्शन ए आधुनिक काव्य और कथा साहित्य, ऑप्शन बी प्राचीन नाट्य, ऑप्शन सी लोकगीत एवं लोक नृत्य, ऑप्शन डी बाल साहित्य। डॉक्टर अरुण होता की आलोचना मुख्यतः किस साहित्यिक क्षेत्र में है? सही उत्तर होगा आधुनिक काव्य और कथा साहित्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अरुण होता की कृति भूमंडलीकरण, ठीक है, भूमंडलीयकरण बाजार और समकालीन यथार्थ किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। सही उत्तर होगा भूमंडलीकरण बाजार और समकालीन यथार्थ 2019 में प्रकाशित कृति है। बी इसका सही उत्तर होगा। अरुण होता की यह कृति 2019 में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर अरुण होता की आलोचनात्मक कृतियों को एक बार देख लेते हैं। पहली जो इनकी आलोचनात्मक कृति है, आधुनिक हिंदी कविता युगीन संदर्भ, प्रकाशन वर्ष 2010, कविता का समकालीन प्रमेय, प्रकाशन वर्ष 2015, समकालीन कविता चुनौतियां और संभावनाएं 2016, भूमंडलीकरण बाजार और समकालीन यथार्थ 2019। इन कृतियों को एक बार फिर से देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी कविता युगीन संदर्भ, कविता का समकालीन प्रमेय, समकालीन कविता चुनौतियों और संभावनाएं, भूमंडलीकरण बाजार और समकालीन यथार्थ। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर ज्योतिष जोशी। इनका जन्म वर्ष है 1965। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी की कौन सी कृति 1996 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए आलोचना का समय, ऑप्शन बी आलोचना की छवियां, ऑप्शन सी समय और साहित्य, ऑप्शन डी उपन्यास की समकालीनता। सही उत्तर होगा 1996 में प्रकाशित कृति है इनकी आलोचना की छवियां, ठीक है, चंद्रबिंदु होगा। आलोचना की छवियां 1996 में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर ज्योतिष जोशी की यह कृति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी की कृति तुलसीदास का स्वप्न और लोक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2013। तुलसीदास का स्वप्न और लोक प्रकाशित हुई है 2021 में और यह कृति भी डॉक्टर ज्योतिष जोशी की है। तुलसीदास का स्वप्न और लोक 2021 में प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी की कृति उपन्यास की समकालीनता किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है 1998, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2018। उपन्यास की समकालीनता, इसका प्रकाशन वर्ष है 2007। उपन्यास की समकालीनता, प्रकाशन वर्ष 2007। डॉक्टर ज्योतिष जोशी की रचनाओं को देख लेते हम। इनकी रचना है आलोचना की छवियां, प्रकाशन वर्ष 1996, जैनेन्द्र और नैतिकता, प्रकाशन वर्ष 1998, पुरखों का पक्ष, प्रकाशन वर्ष 2006, उपन्यास की समकालीनता, प्रकाशन वर्ष 2007, रंग विमर्श, नेमीचंद्र जैन, प्रकाशन वर्ष 2008, शमशेर का अर्थ, आलोचना का समय, प्रकाशन वर्ष 2013, समय और साहित्य, प्रकाशन वर्ष 2018, विमर्श और विवेचन, कथा विचार, प्रकाशन वर्ष 2019, कविता का वर्तमान, प्रकाशन वर्ष 2019। तुलसीदास का स्वप्न और लोक 2021। तो ये कुछ कृतियाँ थी डॉक्टर ज्योतिष जोशी की। एक बार पुनः हम इन्हें देख लेते हैं। आलोचना की छवियाँ, जैनेन्द्र और नैतिकता, पुरखों का पक्ष, उपन्यास की समकालीनता, रंग विमर्श, नेमीचंद्र जैन, शमशेर का अर्थ, आलोचना का समय, समय और साहित्य, विमर्श और विवेचन, कथा विचार, कविता का वर्तमान, तुलसीदास का स्वप्न और लोक। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर राम विनय शर्मा। इनका जन्म वर्ष है 1965। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर राम विनय शर्मा की आलोचना का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कथा साहित्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी लोक साहित्य।
सही उत्तर होगा कथा साहित्य। राम विनय शर्मा की आलोचना का मुख्य क्षेत्र है कथा साहित्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम विनय शर्मा की कौन सी कृति 2017 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी के साहित्य का सरोकार, ऑप्शन बी पूर्वांचल का ग्राम समाज हिंदी उपन्यास और परिवर्तन की दिशाएं, ऑप्शन सी यथार्थ की कथा दृष्टि, ऑप्शन डी गल्प के अंतः सूत्रों की खोज। 2017 में प्रकाशित कृति कौन सी है? सही उत्तर होगा बी पूर्वांचल का ग्राम समाज हिंदी उपन्यास परिवर्तन की दिशाएं। यह कृति है डॉक्टर राम विनय शर्मा की, 2017 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम विनय शर्मा किस आलोचक के बाद की पीढ़ी के महत्वपूर्ण कथा आलोचक माने जाते हैं? ऑप्शन ए मधुरेश, ऑप्शन बी अमरीश्वर मिश्र, ऑप्शन सी नंद किशन, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। प्रश्न है, डॉक्टर राम विनय शर्मा किस आलोचक के बाद की पीढ़ी के महत्वपूर्ण कथा आलोचक माने जाते हैं? सही उत्तर होगा मधुरेश के। डॉक्टर राम विनय शर्मा की आलोचनात्मक कृतियों के संदर्भ में जान लेते हैं। इनकी 4 आलोचनात्मक कृतियां हैं। पहला है गल्प के अंतः सूत्रों की खोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 2009, यथार्थ की कथा दृष्टि, प्रकाशन वर्ष 2011, भीष्म साहनी के साहित्य का सरोकार, प्रकाशन वर्ष 2015, पूर्वांचल का ग्राम समाज हिंदी उपन्यास और परिवर्तन की दिशाएं, प्रकाशन वर्ष 2017। फिर से देख लेते हैं एक बार। गल्प के अंतः सूत्रों की खोज, यथार्थ की कथा दृष्टि, भीष्म साहनी के साहित्य का सरोकार, पूर्वांचल का ग्राम समाज हिंदी उपन्यास और परिवर्तन की दिशाएं। ये पूरा एक नाम है, ठीक है, रचना का। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय। इनका जन्म वर्ष है 1968। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय की कृति आधुनिक हिंदी कविता में काव्य चिंतन किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 1995। सही उत्तर होगा 1999। आधुनिक हिंदी कविता में काव्य चिंतन कृति है डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय की, प्रकाशन वर्ष है 1999। अगला प्रश्न है, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय की 2008 में प्रकाशित कई कृतियां हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ, ऑप्शन बी हिंदी का विश्व संदर्भ, ऑप्शन सी मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ, ऑप्शन डी सर्जना की परख। 2008 में प्रकाशित कृति है सही उत्तर है जो नहीं है वो है सर्जना की परख, लेकिन हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ 2008 में है, हिंदी का विश्व संदर्भ 2008 में है, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ 2008 में है। हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ है एक आधुनिक हिंदी कविता का पुनर्पाठ है, मध्यकालीन नहीं है, ये आधुनिक हिंदी कविता है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे। आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता का पुनर्पाठ, ठीक है। हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ, आधुनिक हिंदी कविता का पुनर्पाठ और हिंदी का विश्व संदर्भ, इन तीनों कृतियों का प्रकाशन वर्ष 2008 है और ये तीनों कृतियां डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय की कृति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय की कृति जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2015। सही उत्तर होगा 2022। जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम यह कृति भी करुणाशंकर उपाध्याय की कृति है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2022। डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय की कृतियों को देख लेते हैं एक बार। पहली कृति है इनकी सर्जना की परख, प्रकाशन वर्ष है 1995। दूसरी कृति है साहित्यकार बेकल, संवेदना और शिल्प, 1995।
आधुनिक हिंदी कविता में काव्य चिंतन 1999, मध्यकालीन काव्य चिंतन और संवेदना 2002, पाश्चात्य काव्य चिंतन 2003, आधुनिक हिंदी कविता का पुनर्पाठ 2008, हिंदी का विश्व संदर्भ 2008, हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ 2008, हिंदी साहित्य मूल्यांकन और मूल्यांकन सृजन के अनछुए संदर्भ, साहित्य और संस्कृति के सरोकार, पाश्चात्य काव्य चिंतन अभिजातवाद से उत्तराधुनिकतावाद तक, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ, जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम 2022। ऊपर जो हमने करेक्ट किया था क्वेश्चन में मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ, वो इसलिए किया था क्योंकि उसका प्रकाशन वर्ष 2008 नहीं था। ठीक है, वो आधुनिक हिंदी कविता का पुनर्पाठ जो था उसका प्रकाशन वर्ष 2008 था, इसलिए मैंने वहाँ करेक्ट किया। ठीक है, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ ये कृति भी इन्हीं की है, लेकिन प्रकाशन वर्ष अलग है इसका, मतलब प्रकाशन वर्ष गिवन नहीं है इसका। मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ हो गया जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इनकी सभी समस्त रचनाओं को। सर्जना की परख, साहित्यकार बेकल, संवेदना और शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में काव्य चिंतन, मध्यकालीन काव्य चिंतन और संवेदना, पाश्चात्य काव्य चिंतन, आधुनिक हिंदी कविता का पुनर्पाठ, हिंदी का विश्व संदर्भ, हिंदी कथा साहित्य का पुनर्पाठ, हिंदी साहित्य मूल्यांकन, सृजन के अनछुए संदर्भ, साहित्य और संस्कृति के सरोकार, पाश्चात्य काव्य चिंतन अभिजातवाद से उत्तर आधुनिकतावाद तक, मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ, जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर कमलानंद झा, जन्म वर्ष है 1968। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर कमलानंद झा की कौन सी कृति 2017 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए नागार्जुन दबी दूब का रूपक, ऑप्शन बी तुलसी का काव्य विवेक और मर्यादा बोध, ऑप्शन सी विद्यापति का राजकाज समाज, ऑप्शन डी आलोचना की पक्षधरता। – 2017 में प्रकाशित कृति कौन सी है? सही उत्तर होगा बी तुलसी का काव्य और मर्यादा बोध। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कमलानंद झा की कौन सी कृति 2024 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए नागार्जुन दबी दूब का रूपक, ऑप्शन बी तुलसी का काव्य विवेक और मर्यादा बोध, ऑप्शन सी विद्यापति राजकाज समाज, ऑप्शन डी आलोचना की पक्षधरता। 2024 में प्रकाशित कृति है विद्यापति राजकाज समाज। डॉक्टर कमलानंद झा की यह कृति है, 2024 में इसका प्रकाशन हुआ है। डॉक्टर कमलानंद झा की कृतियों को देख लेते हैं। पहली कृति है इनकी तुलसीदास का काव्य विवेक और मर्यादा बोध, प्रकाशन वर्ष 2017। दूसरा है नागार्जुन दबी दूब का रूपक 2022, विद्यापति राजकाज समाज 2024। ये तीन कृति डॉक्टर कमलानंद झा की कृति है। फिर से देख लेते हैं। तुलसीदास का काव्य विवेक और मर्यादा बोध, नागार्जुन दबी दूब का रूपक, विद्यापति राजकाज समाज। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर विनोद तिवारी, इनका जन्म वर्ष है 1973। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद तिवारी की कृति परंपरा, सर्जन और उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2013। डॉक्टर विनोद तिवारी की कृति परंपरा, सर्जन और उपन्यास प्रकाशित हुई है 2004 में। पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद तिवारी की कृति आलोचना की पक्षधरता कब प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है 2011, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2015। डॉक्टर विनोद तिवारी की आलोचना की पक्षधरता कब प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा 2021। सी इसका सही उत्तर है 2021। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद तिवारी की पुस्तक कौन सी पुस्तक 2011 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए नई सदी की दहलीज पर, ऑप्शन बी विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन सी परंपरा, सर्जन और उपन्यास, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। 2011 में प्रकाशित। सही उत्तर होगा दोनों ए और बी, यानी नई सदी की दहलीज पर इसका प्रकाशन वर्ष भी 2011 है। विजय देवनारायण शाही इसका भी प्रकाशन 2011 में हुआ है।
तो ये दोनों कृति डॉक्टर विनोद तिवारी की कृति हैं। डॉक्टर विनोद तिवारी की 4 कृति है हमारे समक्ष। परंपरा, सर्जन और उपन्यास 2004, इसका प्रकाशन वर्ष है। नई सदी की दहलीज पर 2011 प्रकाशन वर्ष है। विजय देव नारायण शाही 2011 प्रकाशन वर्ष है। आलोचना की पक्षधरता 2021 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, परंपरा, सर्जन और उपन्यास, नई सदी की दहलीज पर, विजय देव नारायण शाही और आलोचना की पक्षधरता, ये सभी कृतियां डॉक्टर विनोद तिवारी की कृति थी। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव। इनका समय है 1974, यानी जन्म वर्ष है 1974। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव की कौन सी कृति 2015 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए आलोचना का मानुष मर्म, ऑप्शन बी उपन्यास की परिधि, ऑप्शन सी शब्दों में समय, ऑप्शन डी कहानी का क्षितिज। 2015 में प्रकाशित कृति है बी उपन्यास की परिधि। 2015 में यह प्रकाशित है, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव की यह कृति है, उपन्यास की परिधि 2015। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव की आलोचना की खासियत क्या है? ऑप्शन ए केवल साहित्यिक गद्य में स्थिरता है, ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से टकराव और विवेचना दृष्टि है, ऑप्शन सी केवल काव्य पर केंद्रित आलोचना है, ऑप्शन डी सजग सामाजिक आलोचना से दूर रहते हैं। सही उत्तर होगा बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से सीधा टकराव करते हैं, या इनकी आलोचनात्मक जो मूल्यांकन है वो सीधा टकराव करती हैं। साथ ही जो दृष्टि है वो विवेचनापरक दृष्टि है। अगला प्रश्न है इनसे संबंधित, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव की किताब भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2013। भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद प्रकाशन वर्ष है इसका 2002। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव की कृति कविता का घनत्व किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2013। कविता का घनत्व प्रकाशन वर्ष है 2021। सही उत्तर होगा ए। डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव की आलोचनात्मक कृतियों को हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद 2002 प्रकाशन वर्ष, शब्दों में समय 2009 प्रकाशन वर्ष, भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद 2010 प्रकाशन वर्ष, आलोचना का मानुष मर्म 2011 प्रकाशन वर्ष, सर्जक का स्वप्न 2013 प्रकाशन वर्ष, विचारधारा, नया विमर्श और समकालीन कविता 2013 प्रकाशन वर्ष, उपन्यास की परिधि 2015 प्रकाशन वर्ष, रचना का जीव द्रव्य 2017 प्रकाशन वर्ष, कहानी का क्षितिज 2019 प्रकाशन वर्ष, कविता का घनत्व 2021 प्रकाशन वर्ष। एक बार फिर से हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। भारतीय समाज की समस्याएं और प्रेमचंद, शब्दों में समय, भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, आलोचना का मानुष मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नया विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, रचना का जीव द्रव्य, कहानी का क्षितिज और कविता का घनत्व। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी। इनका जन्म वर्ष है 1974। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी की कौन सी कृति 1998 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए कविता का साहचर्य, ऑप्शन बी मुझे चांद चाहिए अंतर्वस्तु एवं शिल्प, ऑप्शन सी दलित संदर्भ और प्रेमचंद, ऑप्शन डी उपन्यास का शिल्प। डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी की कौन सी कृति 1998 में प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा बी मुझे चांद चाहिए अंतर्वस्तु और शिल्प। 1998 में प्रकाशित कृति है ये। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी की 2015 में प्रकाशित कौन सी कृति है? ऑप्शन ए दलित संदर्भ और प्रेमचंद,
ऑप्शन बी भक्ति काव्य की भूमिका, ऑप्शन सी उपन्यास का शिल्प, ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। 2015 में प्रकाशित कृति। सही उत्तर होगा उपन्यास का शिल्प। एक सेकेंड। सही उत्तर होगा सी, ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं। इसका सही उत्तर है सी ही, उपन्यास का शिल्प 2015 में प्रकाशित है। उपन्यास का शिल्प। अगला प्रश्न है डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी की आलोचनात्मक कृतियां किस वर्ष से प्रकाशित हो रही हैं? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2015। डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी की आलोचनात्मक कृतियां किस वर्ष से प्रकाशित हो रही हैं? सही उत्तर होगा बी 1998। दीपक प्रकाश त्यागी से संबंधित जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। पहली कृति है इनकी मुझे चांद चाहिए, अंतर्वस्तु एवं शिल्प, प्रकाशन वर्ष 1998। साहित्य का अंतःकरण 2010 प्रकाशन वर्ष। हिंदी काव्य चिंतन की परंपरा 2011 प्रकाशन वर्ष। दलित संदर्भ और प्रेमचंद 2012 प्रकाशन वर्ष। उपन्यास का शिल्प 2015 प्रकाशन वर्ष। कविता का साहचर्य 2015 प्रकाशन वर्ष। भक्ति काव्य की भूमिका 2015 प्रकाशन वर्ष। तो ये सब कुछ जो लिखा है वो दीपक प्रकाश त्यागी जी ने लिखा है। एक और पुनः देख लेते हैं। मुझे चांद चाहिए, अंतर्वस्तु एवं शिल्प, साहित्य का अंतःकरण, हिंदी काव्य चिंतन की परंपरा, दलित संदर्भ और प्रेमचंद, उपन्यास का शिल्प, कविता का साहचर्य, भक्ति काव्य की भूमिका। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर वैभव सिंह, प्रकाशन वर्ष 1974। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है डॉक्टर वैभव सिंह की कृति इतिहास और राष्ट्रवाद, भारतीय उपन्यास और आधुनिकता किस वर्ष प्रकाशित हुई है? इसको रहने देते हैं, ठीक है। भारतीय उपन्यास और आधुनिकता। डॉक्टर वैभव सिंह की कृति भारतीय उपन्यास और आधुनिकता किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है 2020, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2023। सही उत्तर होगा 2012। भारतीय उपन्यास और आधुनिकता 2012 में प्रकाशित डॉक्टर वैभव सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है डॉक्टर वैभव सिंह की किस कृति में हिंदी कहानी, विचारधारा और यथार्थ का विश्लेषण है? ऑप्शन ए इतिहास और राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी शताब्दी का प्रतिपक्ष, ऑप्शन सी भारत का एक आत्मसंघर्ष, ऑप्शन डी आलोचना की पक्षधरता। आलोचना की पक्षधरता। सही उत्तर होगा सी। इस रचना का पूरा नाम है भारत एक आत्मसंघर्ष, हिंदी कहानी, विचारधारा और यथार्थ। तो इस रूप में इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, भारत एक आत्मसंघर्ष, हिंदी कहानी, विचारधारा और यथार्थ। आगे जब हम रचना पढ़ेंगे तो हम इसे समझेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर वैभव सिंह की आलोचना का मुख्य सरोकार क्या है? ऑप्शन ए मूल्य निर्माण, ऑप्शन बी भाषा साहित्य, ऑप्शन सी बाल साहित्य, ऑप्शन डी नाटक और रंगमंच। वैभव सिंह की आलोचना का मुख्य सरोकार क्या है? सही उत्तर होगा ए मूल्य निर्माण। अगला प्रश्न है डॉक्टर वैभव सिंह की कृति स्त्री और नवजागरण किस वर्ष प्रकाशित हुई है? स्त्री और नवजागरण किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है 2020, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2012। स्त्री और नवजागरण किस वर्ष प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा सी 2023। डॉक्टर वैभव सिंह की यह कृति स्त्री और नवजागरण 2023 में प्रकाशित हुई है।
डॉक्टर वैभव सिंह की इन कृतियों को एक बार देख लेते हैं। इतिहास और राष्ट्रवाद पहली कृति है। भारतीय उपन्यास और आधुनिकता 2012 प्रकाशन वर्ष है। शताब्दी का प्रतिपक्ष, भारत एक आत्मसंघर्ष हिंदी कहानी, विचारधारा और यथार्थ 2020 प्रकाशन वर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर उपन्यास, स्त्री और नवजागरण 2023 प्रकाशन वर्ष। पुनः देख लेते हैं। इतिहास और राष्ट्रवाद, भारतीय उपन्यास और आधुनिकता, शताब्दी का प्रतिपक्ष, भारत एक आत्मसंघर्ष हिंदी कहानी आगे भी था, विचारधारा और यथार्थ। ठीक है, ये इसके साथ ही है। हिंदी कहानी, विचारधारा और यथार्थ, ये पूरा एक है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर उपन्यास, स्त्री और नवजागरण। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर राहुल सिंह। इनका समय है 1981 जन्म वर्ष। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राहुल सिंह की कोई निम्नलिखित में से कौन सी कृति है? ऑप्शन ए हिंदी कहानी अंतर्वस्तु का शिल्प, ऑप्शन बी उपन्यास का शिल्प, ऑप्शन सी भक्ति काव्य की भूमिका, ऑप्शन डी शताब्दी का प्रतिपक्ष। राहुल सिंह की निम्नलिखित में से कौन सी कृति है? सही उत्तर होगा ए हिंदी कहानी अंतर्वस्तु का शिल्प राहुल सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है, राहुल सिंह की पहली प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए अंतरकथाओं के आईने में उपन्यास, ऑप्शन बी हिंदी कहानी अंतर्वस्तु का शिल्प, ऑप्शन सी उपन्यास का शिल्प, ऑप्शन डी कविता का साहचर्य। सही उत्तर होगा अंतरकथाओं के आईने में उपन्यास राहुल सिंह की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। इनकी दो ही पुस्तक है डॉक्टर राहुल सिंह की, अंतरकथाओं के आईने में उपन्यास प्रकाशन वर्ष 2018, हिंदी कहानी अंतर्वस्तु का शिल्प 2022। ये दो कृति है डॉक्टर राहुल सिंह की, अंतरकथाओं के आईने में उपन्यास, हिंदी कहानी अंतर्वस्तु का शिल्प। आगे देखते हैं। उपयुक्त समीक्षकों के अतिरिक्त, यानी अब तक हमने जितने भी नए समीक्षकों को देखा, नए समीक्षक में हिंदी के नए समीक्षक में कुल 70 के करीब आलोचक या नए समीक्षक थे। इन सभी समीक्षकों से संबंधित रचनाओं को हमने देखा, उनके आलोचनात्मक प्रवृत्तियों को हमने देखा, किस रूप में उनका लेखन रहा है, सामाजिक संदर्भ क्या रहा है उनका, यानी किस रूप में उन्होंने योगदान दिया है सामाजिक और साहित्यिक रूप में। आगे जो है वो भी हम देख लेते हैं। उपयुक्त समीक्षकों के अतिरिक्त, यानी नए समीक्षकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे समीक्षक भी यहाँ उल्लेखनीय हैं जिन्होंने साहित्य चिंतन के नए आयामों का परिचय कराकर हिंदी आलोचना के क्षितिज को विस्तृत किया है। इनमें डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर कुमार विमल, डॉक्टर मैनेजर पांडे आदि प्रमुख हैं। इन सभी रचनाकारों को हमने प्रारंभ में भी, यानी समीक्षा जब आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास सेक्शन हम कर रहे थे, उसमें हमने विभिन्न आलोचकों को देखा था, जिनमें कुछ रचनाकार सौष्ठववादी या छायावादी या स्वतंत्रवादी प्रवृत्ति में शामिल हो गए, कुछ मार्क्सवाद में शामिल हो गए। इस तरीके से हमने सभी आलोचकों को किसी न किसी रूप में पढ़ा और इनकी आलोचनात्मक कृतियों से भी हम परिचित हुए हैं। अभी हम देखते हैं कुछ रचनाकार की जो रचनाएं हैं वो विशेष रूप से उनको अंत में शामिल किया गया है। जैसे अगर हम नगेंद्र की बात करें तो इनकी जो विशेषता है उनको रेखांकित करते हुए यहाँ पे बात को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने शैली विज्ञान, मिथक तत्व तथा साहित्य के समाजशास्त्र का विवेचन किया है। अब अगर हम देखें तो इनकी आलोचना का क्षेत्र किस किस विषयों पर केंद्रित रहा है, यह पूरी तरीके से ये जो हमने तैयार किया है, ये जो पोर्शन, वो इसी रूप में है कि उनका जो आलोचना का केंद्रीय विषय है वह क्या रहा है। तो अगर हम नगेंद्र की बात करें तो नगेंद्र का जो केंद्रीय तत्व रहा है आलोचना के क्षेत्र में, वो शैली विज्ञान, मिथक तत्व और साहित्य के समाजशास्त्र का विवेचन है। दूसरे अगर हम बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह ने साहित्य का समाजशास्त्र तथा रूपवाद पर विचार किया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बच्चन सिंह का आलोचनात्मक केंद्र विषय क्या रहा है, तो उत्तर क्या होगा, साहित्य का समाजशास्त्र या रूपवाद। वहीं विद्यानिवास मिश्र की अगर हम बात करें तो विद्यानिवास मिश्र ने रीति विज्ञान और साहित्य का प्रयोजन लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें विद्यानिवास मिश्र की तो रीति विज्ञान और साहित्य का प्रयोजन इन्होंने लिखा है।
अगले रचनाकार हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, इनका समय है 1925 से 2019। राममूर्ति त्रिपाठी, इनका समय है 1929 से 2009। इन दोनों ने नई दृष्टि से प्राचीन काव्य चिंतन का आख्यान किया है। ठीक है, आनंद प्रकाश दीक्षित और राममूर्ति त्रिपाठी ने प्राचीन काव्य चिंतन का आख्यान किया है। शिव प्रसाद सिंह की अगर हम बात करें, इन्होंने अस्तित्ववाद का विश्लेषण किया है। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह का उल्लेख किस रूप में होता है? अस्तित्ववाद के विश्लेषण के क्रम में। अगले जो हैं समीक्षक वो हैं निर्मला जैन। इन्होंने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र की तुलना तथा साहित्य के समाजशास्त्री चिंतन का संपादन किया है। तो इन सभी पहलुओं पर निर्मला जैन ने दृष्टि डाली है। अगले हैं रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। इन्होंने शैली विज्ञान का निरूपण किया है। डॉक्टर कुमार विमल ने सौंदर्य शास्त्र के तत्वों पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका लिखकर हिंदी समीक्षा की पृष्ठभूमि को पुष्ट किया है। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें कि आलोचना के क्षेत्र में या समीक्षा के क्षेत्र में जो पृष्ठभूमि तैयार करने में जिन जिन लेखकों समीक्षकों का योगदान रहा है, तो वो ये समीक्षक या ये रचनाकार रहे हैं। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र हो, नगेंद्र हो, शिव प्रसाद सिंह हो, आनंद प्रकाश दीक्षित हो, निर्मला जैन हो, इन सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। अगले अगर हम देखें पॉइंट को आगे देखें, अगला पॉइंट है इधर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली समीक्षाओं का स्तर भी गंभीर हुआ है। अब पत्र पत्रिकाओं में जो समीक्षक लेख लिखा करते हैं, यानी जिनकी अभी तक कोई आलोचनात्मक पुस्तक उस प्रकार से नहीं हो पाई है प्रसिद्ध कि उनका नाम उल्लेख नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में ही अपना जो योगदान है वह दिया है। इनमें जो प्रमुख रूप से हैं वो हैं डॉक्टर भवदेव पांडे। भवदेव पांडे, इनका समय है 1924 से 2011। दूसरे हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, 1924 से 2009। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, 1929 से 2009। डॉक्टर प्रेम शंकर, 1930 से 2002। सॉरी, अगर मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई थी। हाँ, इन लोगों ने जो शुरुआत की थी वो पत्र पत्रिकाओं से समीक्षा का जो कह सकते हैं रूप प्रारंभ किया, यानी कि अगर इनके लेखकीय आलोचनात्मक लेखन को देखें तो समीक्षा के क्षेत्र में यानी पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। ठीक है, इस रूप में इन्हें हम याद करते हैं या ये उल्लेखनीय है इस रूप में। ठीक है, पत्रिकाओं में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है इन समीक्षकों ने। डॉक्टर भवदेव पांडे, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर प्रेम शंकर, इनका समय है 1930 से 2002। अगले हैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, इनका भी समय है 1931 से 1993। अगले हैं डॉक्टर श्रीमती निर्मला जैन, 1932 इनका समय है। अगले हैं गोपाल राय, 1932 से 2015। डॉक्टर नवल किशोर, 1933 से 2021। डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, 1934 से 2016। श्री राम वर्षा, 1935 से 2003। डॉक्टर या श्रीमती गिरीश रस्तोगी, 1935 से 2015। खगेंद्र ठाका, 1935 से 2020। अगले हैं रमेश दवे, 1935। डॉक्टर नरेंद्र मोहन, 1935 से 2021। डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिंह, 1936 से 2012। दूधनाथ सिंह, 1936 से 2018। डॉक्टर विजय मोहन सिंह, 1936 से 2015। रविंद्रनाथ वर्मा, 1936। जगदीश नारायण श्रीवास्तव, 1936 से 2019। डॉक्टर मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, 1936। डॉक्टर कुंवर पाल सिंह, 1937 से 2010। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, 1938। रामदेव शुक्ल, 1938। कमला प्रसाद, 1938 से 2011। डॉक्टर सुमन दाजे, 1938 से 2000। एक सेकेंड, बुक में ही मिसप्रिंट है, मुझे लगता है ये 2008 होगा। ठीक है। डॉक्टर हरदयाल, 1939 से 2016। मोहन कृष्ण बोहरा, 1939। मधुरेश, 1939। विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, 1940। विष्णु खरे, 1940 से 2018। डॉक्टर चौथी राम यादव, 1941 से 2024। डॉक्टर पुष्पपाल सिंह, 1941 से 2015। डॉक्टर PN सिंह,
फिर से बुक में ही मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से, यहाँ 1942 होना चाहिए, 1942 से 2021। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल 1943 से 2015, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र 1945 से 2007, डॉक्टर चंचल चौहान 1941, डॉक्टर राजेश जोशी 1946, गिरधर राठी 1946, पुरुषोत्तम अग्रवाल 1946, डॉक्टर रवि भूषण 1946, वीर भारत तलवार 1947, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ 1947, डॉक्टर सुभाष कुमार 1948 से 1921, डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल 1948, मंगलेश डबराल 1948 से 2021, डॉक्टर विजय कुमार 1948, डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान 1948, डॉक्टर सुधीश पचौरी 1948, वीरेंद्र यादव 1950, डॉक्टर जोरीमल पारिक 1952, डॉक्टर अवधेश प्रधान 1952, कर्मेंदु शिशिर 1953, डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी 1954, अरुण कमल 1954, शंभु गुप्त डॉक्टर शंभु गुप्त 1954, डॉक्टर श्री भगवान सिंह 1954, डॉक्टर मूलचंद गौतम 1954, डॉक्टर राम बख्श 1955, डॉक्टर सूरज पालीवाल 1955, डॉक्टर गोपेश्वर सिंह 1955, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना 1955, डॉक्टर अजय तिवारी 1955, डॉक्टर अमरनाथ शर्मा 1955, डॉक्टर रेवती रमन 1955 से 2021, विनोद शाही 1955, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी 1958, डॉक्टर सदानंद शाही 1958, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल 1959, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी 1959, डॉक्टर श्री अपूर्वानंद 1962, डॉक्टर वशिष्ठ द्विवेदी 1962, डॉक्टर ज्योतिष जोशी 1965, डॉक्टर देवेंद्र चौबे 1965, डॉक्टर राम विनय शर्मा 1965, डॉक्टर शशिकला राय 1966, डॉक्टर कमलानंद झा 1968, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय 1968, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी 1971, डॉक्टर विनोद तिवारी 1973, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी 1973, डॉक्टर वैभव सिंह 1974, डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी 1974, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव 1974, डॉक्टर पल्लव 1977, डॉक्टर राहुल सिंह 1981 आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यानी अगर हम पत्र पत्रिकाओं में बात करें कि सक्रिय भूमिका किन किन समीक्षकों की रही है, तो ये कुछ समीक्षक थे जिनकी पत्र पत्रिकाओं में भी भूमिका रही है। वैसे इनमें से कुछ ऐसे समीक्षक भी हैं जिनकी पुस्तकें भी प्रचलित हैं, लेकिन इस पुस्तक में उनकी रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो भी हम देख लेते हैं। समीक्षा के इस पूरे दौर पर ध्यान दिया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि अब आलोचना के केंद्र में कृति को रखकर भाषिक विश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब हम इस आलोचना वाले सेक्शन का एंड देख रहे हैं, यानी निष्कर्ष रूप में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं और इसके बाद हमारा आलोचना वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में हमने कुछ बिंदुओं को शामिल किया है जो पुस्तक से ही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है समीक्षा के इस पूरे दौर पर ध्यान दिया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। पहली बात तो यह है कि अब आलोचना के केंद्र में कृति को रखकर भाषिक विश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है मार्क्सवादी समीक्षकों ने भी रूप पक्ष के विवेचन के प्रति उत्साह दिखाया है। ठीक है, जितने भी मार्क्सवादी या प्रगतिशील समीक्षक थे उन्होंने भी रूप पक्ष पर अब विवेचन करना प्रारंभ कर दिया है। दूसरी बात यह हुई है कि अब हिंदी की रचनाओं को आधुनिक भारतीय साहित्य के संदर्भ में देखा जाने लगा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देने की है कि समसामयिक लेखन के प्रति अत्यंत सजगता के कारण पूर्ववर्ती या मध्यकालीन साहित्य के पुनर्मूल्यांकन का प्रयास लगभग समाप्त हो गया है। डॉक्टर निर्मला जैन ने ठीक लक्षित किया है कि आज के युवा आलोचक समसामयिक लेखन से इतने आक्रांत हैं कि उनकी दृष्टि सुदूर अतीत तो क्या निकट अतीत के लेखकों पर भी नहीं जाती। आज जहाँ समसामयिकता की प्रति अतिशय सजगता हमें आश्वस्त कर रही है, वहीं परंपरा से संबंध विच्छेद हमारी चिंता का कारण भी बन रहा है। तो अब अगर हम देखें तो जैसे हमने निबंध में भी देखा था और हमने ये चीज़ आलोचना के विकास में भी देखा था कि कैसे जब निबंध का विकास हो रहा है तो उसके भविष्य के प्रति भी इसमें जो एक शीर्षक है कि भविष्य
में क्या इसका यानी इस विधा का क्या योगदान रहेगा या क्या उसकी स्थिति रहेगी, उस संदर्भ में देखा जाए तो निर्मला जैन का यह सोचना यह जो पक्ष है यह विचारणीय है कि सभी जो हैं वो आधुनिक जो रचनाएं हैं, जो आज के समय में जो समकालीन संदर्भ में जो रचनाएं लिखी जा रही हैं उन पर ही ज़्यादा केंद्रित है, उन पर ही मूल्यांकन किया जा रहा है। यानी कि जो भी हमारा मध्यकालीन या हमारा जो आदिकालीन जितनी रचनाएं हैं उन पर समीक्षा या उस तरह से कोई मूल्यांकन अब नहीं कर रहा है। तो इस रूप में यह एक चिंता का विषय हमको दिखाई देता है आलोचना के क्षेत्र में। तो फिलहाल हमारा आलोचना वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अगला हमारा सेक्शन होगा हिंदी उपन्यास का। कोशिश करती हूँ जल्द ही वो सेक्शन भी आए। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वीडियोस में अगर कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिए, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। और फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।